हेलो दोस्तों, आपको एसबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से जनरल साइंस का पार्ट 5 वीडियो लेकर आया हूं, जो गति से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ, जो कि टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो मेरा पूरा देखें, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए जो है हेल्पफुल साबित होगा। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? जिन भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सदिश राशि। क्या कहते हैं? सदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे सदिश राशि कहते हैं। दोस्तों, इसमें और बताना चाहते हैं सदिश राशि में कौन कौन से आते हैं। जैसे आपका सदिश राशि में आ गए वेग, आपके सदिश राशि में आते हैं विस्थापन, बल, आवेग, संवेग, त्वरण और बल आघूर्ण। ये सब जितने हैं सभी आपके सदिश राशि में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः निरूपित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा के नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि में क्या होता है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। चलिए आपको बताते हैं अदिश राशि में कौन कौन से आते हैं। अदिश राशि में आपका आ गए कार, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब, दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन, ये सब जितने हैं सब अदिश राशि में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? तो वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को कहते हैं दूरी कहते हैं। और दोस्तों, दूरी जो होता है सदैव जो है धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विस्थापन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में बताते हैं। विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है? विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और विस्थापन क्या होता है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? चाल का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चाल किसके बराबर होती है? तो चाल जो होती है किसके बराबर होती है? तो चाल तो दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम जो होता है चाल का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण, एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, समरूप वृत्तीय गति किस प्रकार की गति होती है? तो समरूप वृत्तीय गति जो होती है वो त्वरित गति होती है। क्या होती है? त्वरित गति होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें। अगला प्रश्न है, यदि किसी समय के साथ किसी वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो देखिए, ऋणात्मक त्वरण क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी वेग जो है घटता है तो मंदक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसके गति को क्या कहते हैं?
अगर कोई वस्तु जो है वृत्ताकार मार्ग पर जो है गति करता है तो उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? तो उसकी गति को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। ठीक है दोस्तों। अगर वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हुई वस्तु एक समान चाल से चलती है तो उसको कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। अगला प्रश्न है, रेखीय चाल किसके गुणनफल के बराबर होता है? तो रेखीय चाल जो होती है वो होती है कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। क्या होता है? कोणीय चाल गुणे त्रिज्या होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का क्या कहते हैं? तो उसे उस कण का जो कहते हैं कोणीय वेग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भौतिकी का पिता किसे कहते हैं? तो भौतिकी का पिता जो है न्यूटन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन ने गति विषयक नियम किस पुस्तक में प्रतिपादित किए हैं? तो किस पुस्तक में प्रतिपादित किए हैं? वो है प्रिंसिपिया में। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपिया पुस्तक जो लिखा हुआ था ये न्यूटन के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, न्यूटन ने किस वर्ष गति के नियम प्रतिपादित किए? तो न्यूटन ने जो है गति का नियम जो प्रतिपादित किए थे 1687 में, 1687 ईस्वी में जो है इसका नियम का प्रतिपादित किया गया, उन्हें खोजा गया। अगला प्रश्न दोस्तों, गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम बोलते हैं और जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। दो नियम के नाम से जाना जाता है गति का प्रथम नियम, गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम। बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में हमेशा आते रहता है। अगला प्रश्न है, वाह बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसको जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, न्यूटन की गति के प्रथम नियम किसकी परिभाषा मिलती है? तो किसकी परिभाषा मिलती है? तो है बल की परिभाषा मिलती है। अगला प्रश्न है, ऐसा वह बल जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है क्या कहलाता है? तो कहलाता है बल। ठीक है दोस्तों। तो बल का m/s पत्ती का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। m/s पत्ती का मतलब कि m/s का फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है दोस्तों। ठीक है, m/s का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। अगला प्रश्न है, बल किसका गुणनफल है? तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का, मास और एक्सेलरेशन का गुणनफल है बल। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा? तो उसका कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका वेग क्या होगा? 0 होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में चलना प्रारंभ करता है तो उसका वेग कितना होता है? तो उसका वेग भी 0 होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? तो उसमें जो त्वरण जो होगा वो 0 होगा। यदि कोई पिंड जो है एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण क्या होता है? 0 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल हो जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य कितना होगा? तो उसके द्वारा कार्य किया गया जो होता है 0 होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है
तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, उसके भार में क्या होता है? कमी प्रतीत होती है, उनके भार में परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? तो ये जो कारण होता है जड़त्व के कारण होता है। ये भी प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चलते हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? देखिए, हम दोबारा इसलिए रिपीट किए हैं, इसमें मोटर कार है, उसमें रेलगाड़ी था, तो हम इसलिए दोबारा इसको रिपीट किया है। तो ये भी जो होता है जड़त्व के कारण ही जो है ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण झड़कर गिर पड़ते हैं? तो किसके कारण गिर पड़ते हैं? जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण जो है वो धूल कण जो होते हैं गिर जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संवेग का ऐसा मात्रक होता है किग्रा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, किग्रा के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? तो ये होता है न्यूटन के तृतीय नियम के। तृतीय नियम न्यूटन क्या कहता है कि प्रतिक्रिया का जो है विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये जो होता है किग्रा के विपरीत प्रतिक्रिया जो होती है न्यूटन के तृतीय नियम में होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना किस नियम का उदाहरण है? तो ये जो नियम जो है वो न्यूटन का तृतीय नियम का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना किस नियम का उदाहरण है? तो ये भी जो है न्यूटन का तृतीय नियम का ही उदाहरण है। दोस्तों, ये 2-3 प्रश्न बताए, ये एग्जाम में आता है, तो ये तीनों प्रश्न जो था VVI प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रॉकेट को उड़ने में कौन सा नियम सहायक है? तो रॉकेट को उड़ने में जो है न्यूटन का तृतीय नियम ही सहायक होता है। अगला प्रश्न है, बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल और समय के अंतराल को गुणनफल को कहते हैं आवेग। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड इसका मात्रक होता है आवेग का। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, यह इस सिद्धांत को निरूपित करता है? तो करता है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण के नियम का जो है सिद्धांत को जो है निरूपित करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, आवेग किसके बराबर होता है? तो आवेग जो होता है संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन के बराबर जो होता है आवेग होता है। अगला प्रश्न है, आवेग की दिशा किसके दिशा के समान होती है? तो आवेग की दिशा जो होती है वो बल की दिशा के समान होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। एक बल जो है वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, इस बल को क्या कहते हैं? तो इस बल को जो कहते हैं अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। जो केंद्र की ओर बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि किसी बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है तो वो क्या है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण जो है, अपकेंद्रीय बल के अभाव के कारण कोई वस्तु जो है वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। बहुत अच्छा VVI प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, अपकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? अपकेंद्रीय बल का सूत्र होता है F होता है mv²/r होता है। ठीक है दोस्तों, mv²/r अपकेंद्रीय बल का सूत्र होता है।
अगला प्रश्न है, ऐसा बल जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? छद्म बल या जड़त्वीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छद्म बल या जड़त्वीय बल बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अपकेंद्रीय बल की दिशा क्या? अपकेंद्रीय बल की दिशा क्या है? तो अपकेंद्रीय बल की दिशा जो है अपकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। किसकी? अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है अपकेंद्रीय बल की दिशा। अगला प्रश्न दोस्तों, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो होती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करती है, क्योंकि ये बल जो है वृत्त के केंद्र में, इसका केंद्र की ओर बल लगती है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है संवेग के परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर से संबंधित है। बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्नों वीवीआई प्रश्न दोस्तों। तो आप जो है कॉपी में नोट डाउन करते चले तो आपके लिए सही रहेगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम से जो है बल की परिभाषा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, F = a में न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो ये न्यूटन के दूसरे नियम को दर्शाता है। F = ma मतलब मास गुने एक्सेलरेशन। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी किस बल के कारण अपनी ओर किसी वस्तु को खींचता है? तो किस बल के कारण खींचता है? गुरुत्व बल के कारण। गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को किस कोण पर प्रक्षेपित करने पर वह अधिकतम दूरी तय करता है? तो 45 डिग्री 45 डिग्री पे प्रक्षेपित करने पर वो अधिकतम दूरी जो है तय करता है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में आता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अगर बल्लेबाज कौन से डिग्री से बल्ले से बॉल को मारेगा तो अधिकतम दूरी तक जाएगा, तो वो भी जो होता है 45 डिग्री ही उसका भी आंसर होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि रेखीय वेग v कोणीय वेग w हो तथा त्रिज्या r हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण रेखीय वेग और कोणीय वेग के संबंध को दर्शाता है? तो कौन सा समीकरण होगा? देखिए v = wr जो है ये कोणीय वेग का संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 1 kg, 2 kg, 3 kg और 10 kg वस्तुओं का संवेग बराबर है तो निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होगा? अगर संवेग सभी का बराबर है तो सबसे अधिक जो वेग होगा वो 1 kg का होगा। ठीक है, बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, इस टाइप के एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 1 kg, 2 kg, 3 kg और 10 kg वस्तु समान वेग से गतिशील है तो किसका संवेग सबसे अधिक होगा? देखिए उसमें उल्टा था, उसमें क्या था इसमें पूरा सभी का संवेग बराबर है और वेग सबसे अधिक किसका होगा। अब इसमें क्या बोल दिया कि अगर ये चारों का वेग समान है तो संवेग सबसे अधिक किसका होगा? तो इसका सबसे संवेग जो अधिक होगा 10 kg का होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक व्यक्ति साइकिल को ढकेल कर ले जाता है तो व्यक्ति द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल है तो कौन सा बल है? असंतुलित बल होगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है? तो कौन सा नियम है? तृतीय नियम। तृतीय नियम जो है जल में तैरना जो है न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कोई पिंड तब तक विश्राम में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है न्यूटन के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, किसी
असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ऐसा खींचने से क्या होता है? बॉल जो है विश्राम स्थिति में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर वो बॉल को नहीं, अपना हाथ अगर पीछे नहीं खींचेगा तो खिलाड़ी के जो है चोट लगने की भी संभावना होती है। तो चोट से बचने के लिए चोट नहीं लगे, इसलिए जो है खिलाड़ी अपने हाथ को जो है पीछे की ओर खींचता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल के कारण जो है घोड़ा आगे गाड़ी को खींचता है। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों बहुत अच्छा, आज का प्रश्न जितने लिए हैं सभी भी प्रश्न हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप नहीं करें। तो दोस्तों आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।